हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो क्लास 11th केमिस्ट्री एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। तो जैसा कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन डिनोट करते हैं कैसे, केसी के साथ। तो द वैल्यू ऑफ केसी इज गिवन कितनी, 10। केसी की वैल्यू हमारी 10 हो गई है। सॉल्यूशन है इसका। वीडियो का पर्पज सिर्फ ये है कि एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है? ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। जी है गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा लगा हुआ है, तो आपको निकालना है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी से डिनोट किया जाता है, तो केसी की वैल्यू मैंने 10 लगा दी। ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। जी बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा लगा हुआ है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो आपको निकालनी है। तो डेल्टा जी आपको फाइंड आउट करना है। वैल्यूज कुछ दे रखी हैं। आर जो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है वो एग्जाम में ये वैल्यू देगा कांस्टेंट की, नहीं देगा। चूँकि आर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज यही रहने वाली है, तो लर्न करना ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया भी होता है। टी टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो। ये दे रखा हो सपोज कि 27 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में है तो क्या करना है आपको, 273 ऐड करेंगे और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी केल्विन में है तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। केसी की वैल्यू दे रखी, डेल्टा जी की पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303, ठीक है, 2.3 आर टी लॉग के सी, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये फॉर्मूला पूरा मैंने जो लॉन्ग वीडियो है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की वहाँ बता रखा है। अब डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन पे आइए। तो डेल्टा जी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। माइनस 2.303 एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर कांस्टेंट है, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई, उठा के लगा दो यहाँ पे आर की जगह 8.314। टी टेम्परेचर, टी की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 300 लगा देते हैं यहाँ पे हम। लॉग के सी, तो लॉग लिखा मैंने और के सी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ये रही 10 हो गया। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2.303 इंटू 8.314 है इंटू, अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 2 1 बचा, 3 बन जा 3 एंड 1 4 हो गया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और डेसिमल लगा देंगे अब 3 के बाद, तो 1 2 3 ये 24.942 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। बाकी ये 3 जीरो भी तो लगने थे भाई, ये 3 जीरो लगने थे इसमें। अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मैंने 1 2 3 जीरो लगा दिए और 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये इतना आ जाएगा 24942। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं टाइम बचाऊंगा। तो ये हमारा आ जाएगा -577.44 इतना आएगा। आप लोग कैलकुलेशन एक बार खुद करके देख लीजिएगा, आपके टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 0.14 है, 0.577 कैलकुलेटर रखा हुआ है पहले से, 5744.14। ये यूनिट इसकी हमने किस में, आर की वैल्यू क्या थी भाई, जूल थी। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये किलो जूल में पूछ लेता है, तो जैसे हम लोग ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड जैसे ही मैंने इसे किया तो ये बन गया, जूल की जगह क्या आ जाएगा, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। 3 का मतलब यहाँ
डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो -5.30 है ना, डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो डेसिमल 3 पे यहाँ आ जाएगा, तो 5.744 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वाई एल्काइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, आइसोमरिज्म होती क्या है भैया। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं आपको, यहाँ पे मैंने लिखा CH3OCH3, ये क्या है मेरा, मिथॉक्सी मीथेन कह सकते हैं इसे, या डाईमिथाइल ईथर। अभी इन बातों का समय नहीं है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ C2H5OH, दिस वन इथाइल एल्कोहल। तो दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, ये मिथॉक्सी मीथेन है, ये इथाइल एल्कोहल है, दोनों कंपाउंड डिफरेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट डिफरेंट होंगी, प्रॉपर्टीज़ में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी, लेकिन आफ्टर ऑल एक सिमिलरिटी है। आप इसमें कार्बन काउंट करो कितने हो रहे हैं भाई, 2, हाइड्रोजन काउंट करो 6, ऑक्सीजन काउंट करो 1। इसे चेक करते हैं, कार्बन कितने हो रहे हैं इसमें 2, हाइड्रोजन अगेन 6, ऑक्सीजन 1। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का क्या है, सेम है। ऐसे कंपाउंड्स को ही अपन आइसोमर बोलते हैं, मतलब कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स, फिनोमेना आइसोमरिज्म। बताना सिर्फ इतना चाह रहा था मैं कि अगर आइसोमर है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बिल्कुल, तो डिफरेंट होने का कोई ना कोई रीजन होगा। तो रीजन क्या हो सकता है, एल्काइन की बात करें, एल्काइन में क्या होगा भाई, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एल्कीन शो करते हैं, एल्काइन शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वही दिखाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन्हें एल्कीन बोला जाता है। तो मैंने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, क्या बन गया भाई, एल्कीन बन गया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, एल्कीन बन गया। मैं दो आइसोमर बना रहा हूँ, आइसोमर का मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम बना दिया। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 बची है, तो 3 और 4 कर दूं मैं। इस कार्बन की वैलेंसी देखो भाई, 1 और 1 2 हो चुकी है, 2 बची है, तो 1 2 कर दूं मैं, ये एल्कीन बन चुकी है। यही सेम, दोनों सेम एल्कीन है, ठीक है, दोनों एल्कीन कैसी हैं, सेम है। इन पर कोई ग्रुप्स लगे होंगे, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं ए लगा दे रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा, 2 ए लगा दिया इसके अंदर और 2 ए ग्रुप लगा दिया इसके अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 2 ए ग्रुप हैं। फिर मैंने 2 भी इसके अंदर लगा दिए और 2 भी इसके अंदर लगा दिए, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों कौन हुए, आइसोमर। डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, डिफरेंस ये नज़र आ रहा है इनमें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए और ए सेम साइड में है, दोनों पास पास में आ रहे हैं। ये ए आया, ए के पास में ए आ रहा है, तो ये दोनों आइसोमर हैं। आइसोमर क्यों है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है इनका, ये हम अभी बात कर रहे हैं किसकी बेटा, बात कर रहे हैं हम एल्कीन की। क्या देखा हमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है हमारा, सेम है। कैसे सेम है, आप दोनों में चेक करो, 2 कार्बन है, 2 टाइम्स ए है और 2 टाइम्स बी है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में जा रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर को अपन बोलते हैं सिस आइसोमर। सिस का मतलब ही होता है ऑन द सेम साइड, जब सेम ग्रुप सेम साइड पे आ गया तो ऐसे आइसोमर को सिस आइसोमर बोला जाएगा। यहां पर आप देखेंगे एक ए ऊपर की साइड है तो एक दूसरा इसके अपोजिट में है, एक भी नीचे है तो दूसरा भी इसके अपोजिट में है, तो ऐसे आइसोमर को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर क्यों बोला भाई, ट्रांस आइसोमर का मतलब सेम ग्रुप्स ऑन द, ट्रांस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर।
तो आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं है ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ कि एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड वो सिस आइसोमर कहलाएगा, इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कौन शो करता है? एल्कीन शो करते हैं, ये हमने इसके एग्जांपल दे दिए हैं। अब क्वेश्चन आपका अलग है, क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाई एल्काइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करती हैं, ये आपको बताना है। तो भैया एल्काइन होना, एल्काइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन की थोड़ी देर को इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी देर को इसे मिटा देता हूँ। अब आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार हो रहा है और जब आप समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री होती ही समझने के लिए है। तो हमने कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, डबल सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर एल्काइन। अब दोबारा से मैं 2 आइसोमर बना रहा हूँ, इस बार आइसोमर किसके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? एल्काइन। एल्काइन होने का मतलब है कि दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। अब इस पे कितनी वैलेंसी बच रही है? 4 होती है ना कार्बन की, 1 2 3 ही वैलेंसी तो है, 1 बची। 3 वैलेंसी ऑलरेडी इस कार्बन की कवर्ड है, 1 बची। इसके 3 ऑलरेडी कवर्ड है, 1 बची। 3 ऑलरेडी कवर्ड है, 1 बची। अब एल्काइन में कार्बन के पास एक ही, एल्काइन में कार्बन की एक ही वैलेंसी तो फ्री है। अब उस पर आप चाहे ए ग्रुप लगाओ और चाहे आप बी ग्रुप लगाओ, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इनका ऑन द सेम साइड या ऑन द अपोजिट साइड होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे सेम मान रहे हैं तो ये दोनों कैसे हैं? सेम ही हैं। आप इस पोजीशन को अगर सेम साइड मान के चल रहे हैं कि ए और बी सेम साइड पे हैं तो यहाँ भी सेम ही साइड पे हैं। यहाँ भी अगर आप मान रहे हैं कि ए और बी अपोजिट साइड पे हैं तो यहाँ भी क्या है? अपोजिट साइड पे ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी का सिस या ट्रांस बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखने का तो तरीका होना चाहिए। तो देखो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी आपको अगले क्वेश्चन में मैं जिक्र करूंगा, बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम लिखेंगे इन एल्काइन देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। सो द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। लीनियर का मतलब एक ही लाइन में तो है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये सारे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में है तो सिस ट्रांस का बनना पॉसिबल नहीं है। तो इन एल्काइन देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन, सो द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, एंड इन लीनियर मॉलिक्यूल, इन linear molecule cis and trans isomers are not possible. Isomers are not possible. मैंने कहानी पूरी समझाई, वो समझने की थी, लेकिन शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर जो लर्न करना लिखना है वो आपको यही लिखना है। क्वेश्चन क्या होगा? वाई एल्काइन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कम से कम शब्दों में जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाना, ए बी बना देना। क्या आंसर लिखना है आपको? इन एल्काइन देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन, सो द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। इन लीनियर मॉलिक्यूल सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो बात हमने छोड़ दी कि सर आपने कैसे पहचान लिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन को पहचानने की ट्रिक समझिए। जो आपको मेन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हो? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हो गए? 2 ऑर्बिटल अगर हैं तो आपको 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देने चाहिए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं एटम के पास तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp। sp2, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं तो sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, देखो
एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल हैं, तो 3s और 3 हो गए हमारे ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 3 हो गए। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड भी 3 होनी चाहिए। अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, एक s हो गया और 3 p हो गए, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। अगर टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब अगर 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका उल्टा भी ऐसे ही सच है। कैसे सच है, अगर आपको वहां पे क्या दिख रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 2 ऑर्बिटल हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं। अगर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा क्योंकि 4 ऑर्बिटल हैं। अब ये ऑर्बिटल डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कि अगर sp, अभी चलो शॉर्ट में निपटा देते हैं, फिर हम लोग डिटेल क्लासेस की अलग से मैंने डाल रखी है, वो भी आपको भेज दूंगा मैं। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो आप समझ जाइए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फिर मॉलिक्यूल कैसे होगा हमारा, यहाँ पे प्लेनर भी बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर हो गया, या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर मॉलिक्यूल होगा हमारा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो मॉलिक्यूल कौन सा रहने वाला है, टेट्राहेड्रल रहने वाला है। ये सारी बात हो गई, और इस सारी बात के साथ ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन, तो पहला क्या था भैया, क्या पूछ रहा है, प्लेनर मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोलेंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है भाई प्लेनर के लिए, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। बी क्या था हमारा, लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या था भाई हमारा, लीनियर में देखो ये रहा कौन सा वाला, sp, पूरी बात लिख देना आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन। इसके कॉपी पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वीडियो को बार बार नहीं देखा जाता। तो ये हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही लिखना है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा था बस, इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा। समझाने वाली बात यह है कि चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, काफ़ी समय हो चुका है। पॉज करके आप लोग इसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। हाइब्रिडेशन पता कैसे करें, देखो जैसे मॉलिक्यूल मैंने ये लिखा हुआ है, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको ये तो पता है ना कि हाइड्रोजन ऑलवेज एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। तो मैं ऐसे कंपाउंड को थोड़ा ओपन करके लिख लूँ, CH3 का मतलब इस कार्बन के साथ क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। CH2 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इस CH2 को ऐसे लिखा जा सकता है। CH, इस CH को ऐसे लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड फिर CH2, तो CH2 को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या। आपको बताया जा चुका है जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं। अगर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, ये सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए काम की बात, सारे बॉन्ड सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड सिग्मा बनाए हैं, तो 4 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन हमारा sp3 होगा। इसका चेक करो, 1 2 3 4, इसने भी चारों सिग्मा बनाए हैं, चारों बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, सिग्मा होता है। तो 4 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन भी कैसा है भाई, sp3 है। इसका चेक करो, सिग्मा सिग्मा, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 1 2 3, यानी इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और 3 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 निकल के आया।
इसे चेक करिए आप, इस कार्बन ने कितने 1 2 3 सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो इसने 3 सिग्मा बनाए, तो 3 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन भी कैसा है भाई, sp2 है। कुछ कुछ पल्ले पड़ा समझ में आया होगा। फिर और देख लेते हैं हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो, ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसमें 1 सिग्मा है और 2 क्या है, पाई है। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए हैं, इस कार्बन को आप और चाहो तो नहीं समझ में आए तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, H को थोड़ा ओपन करके लिख लो। तो इस ये और ये एक ही बात है, इस कार्बन ने इन 3 बॉन्ड में 2 तो पाई हैं, एक क्या है सिग्मा है, और 1 सिग्मा इधर बनाया, तो इस कार्बन ने टोटल 2 सिग्मा बनाए हैं, इस वाले कार्बन ने। तो 2 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया मेरा, sp हो गया। इसका चेक करो, इस कार्बन ने भी 1 सिग्मा इधर बनाया, 1 इधर बनाया, टोटल 2 सिग्मा बनाए हैं। 2 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp, और sp होने पे स्ट्रक्चर लीनियर होता है, पूछे तो आप बता सकते हैं। बस एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है, C, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, अब ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं लगा सकता, CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया मैंने और CH लिख दिया। ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो स्ट्रक्चर को ओपन भी लिख सकते हो। भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ इसने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो इसे आप मैं ओपन कर देता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चलो ऐसे लिख दो। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, वो तीनों सिग्मा है, चौथा सिग्मा किसके साथ, कार्बन के साथ, तो ये 4 सिग्मा बना रहा है, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोजन कैसा हो गया, 4 सिग्मा होने पे sp3। इसके काउंट करो, 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में होगा 2, और 1 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा यानी कि इसका हाइड्रोजन कैसा हो गया, sp2। इसका चेक करो, 1 सिग्मा इसका डबल बॉन्ड में है, 1 सिग्मा ये है 2, और 1 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है इसलिए हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से, इसने 1 सिग्मा बनाया इधर और 1 सिग्मा बनाया इधर, 2 सिग्मा बनाए हैं, और 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp हो गया। इसका चेक करो, इसने 1 सिग्मा बनाया इधर और 1 बनाया H के साथ, टोटल 2 सिग्मा बनाए हैं, 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन कैसा हो गया इसका, sp। अगर ज्योमेट्री पूछे तो आप बता सकते हो, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ sp हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 है तो ट्राइगोनल पिलर होगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।